महाद्वीप पढ़े उस महाद्वीप को हम लोग देखें, वो महाद्वीप था एशिया। और एशिया के बाद अब हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया नंबर है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोगों का लास्ट महाद्वीप बचेगा जिसका नाम क्या रहेगा, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप रहेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जैसे हम हर महाद्वीप में देखते हैं कुछ सामान्य परिचय, उन सामान्य परिचयों को देखते हैं। लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोगों को देखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप के चारों ओर महासागर का विस्तार होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ओशिनियाई या ओशिनियाई महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ महासागरों का विस्तार पाया जाता है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे एक एक महासागरों को। लिखा गया कि सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी डच कप्तान जिसका नाम था विलियम जेम्स ने इस महाद्वीप का नाम न्यू हाईलैंड रखा। क्या रखा? न्यू हाईलैंड, क्योंकि ये निवासी कहाँ का था? हाईलैंड का। तो स्वाभाविक बात है कि खोजेगा, इसको नया नया देश मिलेगा तो अपने देश के नाम पे ये नया देश का नाम रख देगा। जैसे हम भारतीय हैं, हम कोई द्वीप खोजें और रख दे क्या, नया भारत हमको मिला है, क्योंकि हमको कब्जा बनाना है, कब्जा करना है उस पे। इसी प्रकार से ये जो हाईलैंड निवासी है जिसका नाम है कप्तान विलियम जेम्स, ये क्या रख देता है? न्यू हाईलैंड नाम रखता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मरकत द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो काले पानी की सजा दी जाती थी वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे ही दी जाती थी। जैसे यूरोपियन कंट्री में कोई बदमाशी करता था, कोई अपराध करता था, तो उसे ले जाके छोड़ दिया जाता था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे, वहीं भटके रहो, वहीं पड़े रहो। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि सबसे अभद्र आपको व्यक्ति अगर किसी महाद्वीप पे मिलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे मिलेंगे। जितने अभद्र क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं किसी भी टीम में, किसी भी देश के, सबसे अभद्र खिलाड़ी आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनकी वंशज जो वो चली आ रही है, शुरू से परंपरा चली आ रही है, वो अभद्र माता पिता के संतान ही है और अभद्रता दिखाते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मरकत द्वीप के नाम से या काले पानी की सजा वाले द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में देखा जाए कि कहां पर काला पानी दिया जाता है, तो जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार पर ले जाके छोड़ा जाता था। आगे देखें, लिखा गया कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। आपसे पूछा जाता है कि द्वीपीय महाद्वीप की उपमा किसे दी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप, और 7वें नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानेंगे। ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप दिखाया गया है, लेकिन इस मैप को समझने से पहले मैं एक मैप आप लोगों को दिखा दूं, इसके बाद इस मैप का चर्चा करूं। यहां थोड़ा सा आप लोग इस मैप को देखेंगे। पहले इस मैप में आप लोग देख रहे हैं कि ये मुख्य ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है वो इसमें दर्शाया गया है। मुख्य ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और मुख्य ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 6 प्रांत हैं। कौन कौन से? तो एक नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है क्वींसलैंड। कौन सा? क्वींसलैंड लिखा गया है। और दूसरे पे लिखा गया है न्यू साउथ वेल्स। दूसरे पे न्यू साउथ वेल्स। तीसरे पे लिखा गया है विक्टोरिया, और चौथे पे लिखा गया है साउथ ऑस्ट्रेलिया। 5वें पे लिखा गया है नॉर्दर्न टेरिटरी, और छठे पे लिखा गया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 6 हो गए। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 6। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 6 कौन कौन से प्रांत हैं। तो आपको ध्यान देना है। वेस्टर्न मतलब आप समझ रहे हैं ना, पूर्व इधर की तरफ हो गया, पश्चिम इधर, तो वेस्टर्न मतलब पश्चिमी हो गया। साउथ समझ ही रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, और विक्टोरिया है, और नॉर्दर्न टेरिटरी है। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जिसका नाम कैनबरा है, ये कैनबरा यहाँ पर स्थित है, या हम कह सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है। अभी मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर हम लोग मैप देखें ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें, कई प्रश्न ऑस्ट्रेलिया के मैप से आप लोगों से बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें, अभी जो पॉइंट देख रहे थे उस पॉइंट को आप लोग समझे। यहाँ पर तो ये जो भाग है यहाँ पर लिखा गया है क्वींसलैंड। ये क्वींसलैंड का भाग है जो यहाँ से इस तरह से यहाँ तक विस्तृत है।
और इसकी राजधानी की बात किया जाए कि क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है, तो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, जो यहां पर दिख रही है बिल्कुल प्रशांत महासागर की तरफ। तो ये ब्रिस्बेन है जो कहां की राजधानी, क्वींसलैंड की। हर प्रांतों की राजधानी आपको देखनी है और एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देख लेनी है। इसके बाद न्यू साउथ वेल्स में आए हम लोग, तो न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है न्यू साउथ वेल्स की, उसका नाम है सिडनी। क्या है, सिडनी। इसके बाद आप लोगों का विक्टोरिया आता है, और विक्टोरिया प्रांत है सबसे छोटा प्रांत, और विक्टोरिया को देखा जाए तो इसकी राजधानी है मेलबोर्न। विक्टोरिया की राजधानी कहाँ है, मेलबोर्न है, और सबसे छोटा प्रांत आपका विक्टोरिया है, और सबसे बड़ा जो प्रांत है वो आता है आप लोगों का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां पर हम लोग देखें तो जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां पर देख सकते हैं कि इसकी राजधानी कहां पर है, तो आप कहेंगे कि एडिलेड है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी राजधानी साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, एडिलेड है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखा जाए, आप लोग खूब क्रिकेट देखते हैं, जहां जहां राजधानियां वहां मैच भी होते हैं, और इसका आप लोग देख रहे हैं पर्थ है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कहां पर है, पर्थ है। जितनी भी राजधानियां आप देख रहे हैं सब के सब सागरों के तट पे हैं, चाहे ब्रिस्बेन को देखा जाए, चाहे सिडनी को देखा जाए, चाहे मेलबोर्न को देखा जाए, चाहे एडिलेड को देखा जाए, चाहे पर्थ को, और सब जगह आप लोग क्रिकेट सुनते हैं कि क्रिकेट होता है इन सभी भागों में। इसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं तो नादर्न टेरिटरी है, और नादर्न टेरिटरी का देखा जाए कि राजधानी कहां पर है, तो इसकी राजधानी डार्विन है। तो आप लोगों को 6 प्रांत मिला, क्वींसलैंड 1, न्यू साउथ वेल्स 2, और तीसरे नंबर पे आप लोगों को विक्टोरिया, चौथे नंबर पे न्यू जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया ये मिला, मतलब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मिला, नादर्न वो टेरिटरी मिला। 6 प्रांत मिला, 6 की राजधानियां मिल गई। अब यही हमको देखना है कि जो 6 प्रांत हैं, इन 6 प्रांतों में देखा जाए तो जो पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कहां पर है, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को हम लोग देखें तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां है, जिसे हम लोग कैनबरा के नाम से जानते हैं। मैं दिखा दूं आप लोगों को कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेगा तो आप लोग यहां पर करेंगे राजधानी जो न्यू साउथ वेल्स में है, जिसका नाम क्या है, कैनबरा। तो ये पूरे जितने भी ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को दिखाया गया ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानियां, उनको क्लियर रखना है। उन राजधानियों से आप लोगों से प्रश्न बनते रहते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा देखें कि जो ये पूरा भाग हम लोग मैप देख रहे हैं, इस मैप में और प्रश्न आप लोगों से क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या आप लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इधर से हम लोग भाग में आए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा इंडियन ओशियन, या इसी को हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको तिमोर सी मिलेगा या तिमोर सागर मिलेगा। तिमोर सागर से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अरापुरा सागर। आप लोग अपने मैप में भी देखते चलिए और घेरते चलते ही उसको गोला बनाते हुए चलिएगा आप लोग। इंडियन ओशियन, तिमोर सागर, अरापुरा सागर। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, जो कार्पेंट्रिया की खाड़ी है वो आपको मिलेगी। उसके बाद आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये केप यार्क पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप होता है। एक प्रायद्वीपीय भाग निकला हुआ रहेगा। जैसे ही हम प्रायद्वीपीय भाग को पार करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। खूब प्रश्न आप लोगों से बनते हैं। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा और ग्रेट बैरियर रीफ को आप लोग पार करेंगे तो आपको मिलेगा कोरल सी या कोरल सागर। तो कोरल सागर में ही स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, और ग्रेट बैरियर रीफ के पूर्व साइड में क्या मिलेगा, कोरल सी मिलेगा। और इस भाग की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अभी आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि के नाम से जानी जाती है, या प्यासी भूमि के नाम किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो प्यासा भूमि जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्य रूप से 5 रेगिस्तान पाए जाते हैं। एक अगर कहेंगे तो 6, लेकिन 5 ही पाए जाएंगे क्योंकि जो छठा रेगिस्तान है वो पथरीला रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। 5 मुख्य रूप से रेगिस्तान पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट सैंडी डिजर्ट खूब पूछा जाता है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट हो गया। इससे नीचे हम लोग आएंगे तो गिब्सन डिजर्ट मिलेगा। उससे भी नीचे हम लोग आएंगे तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट मिलेगा। 3 डिजर्ट आपको यहाँ पर मिल गए। ग्रेट सैंडी से आगे की तरफ आएंगे तो आपको तनामी डिजर्ट मिलेगा, और ग्रेट विक्टोरिया से आप
आएंगे पूरब के तरफ तो आपको सिम्पसन डिजर्ट मिलेगा। तो 5 डिजर्ट को आप लोग देख के और अपने मैप में क्या करिए, गोला कर लीजिए। ये डिजर्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं कि किस देश में है, और पूछे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में अगर घुस के पूछ लेता है तो किस प्रांत में स्थित है, ये भी प्रश्न बन लेता है। तो ये जो पूरा भाग हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़े प्रांत अगर देखा जाए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आते हैं। वही तनामी को देखा जाए तो तनामी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से लेकर और जो नॉर्दर्न टेरिटरी है यहां तक विस्तृत है, जो तनामी है। और सिम्पसन को देखा जाए तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया और जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये दोनों में सिम्पसन विस्तृत है। और कुछ आप लोग नदी थोड़ा सा देख लें इस भाग में। हम लोग देखें यहाँ पर तो आपको ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिवर्स, महत्वपूर्ण रिवर्स देखेंगे। अभी रिवर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सब चीजें देख लेंगे। यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर लिखा गया है मर्रे, और जो मर्रे रिवर है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और इस मर्रे की सहायक नदी है डार्लिंग। और डार्लिंग और मर्रे ये दोनों नदियां मिलकर ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। मर्रे और डार्लिंग दोनों मिलकर, और इस सागरी भाग में ये जाकर यहाँ पर गिर जाते हैं। अब ये हमारे लिए कुछ सामान्य जानकारियां रही। आगे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको मिलेगा क्या, तो तस्मानिया मिलेगा, और यहाँ पर आएंगे तो आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। अभी आगे हम लोग मैप में उसको क्लियर करते चलेंगे, देखते चलेंगे। यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, इसे भी आप लोग घेर लीजिएगा, अभी काम लगेगा आगे। इतना मुख्य चीज आप लोग क्लियर करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखें। यहाँ पर आप लोग देखें तो लेक आयर लिखा गया है, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये लेक आयर का हिस्सा है या आयर झील का हिस्सा है। और आयर झील देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। आपसे पूछा जाता है कि आयर झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप लोग कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में, या ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आयर झील है। अब ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग देख ले। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल के बारे में लिखा गया है, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल लगभग, ये वाला दूरी आपको नहीं देखनी है, ये देखना है कि संपूर्ण विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत है, 5.2% है। जनसंख्या देखा जाए ऑस्ट्रेलिया का, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो मात्र 0.33% है। ये पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन में जनसंख्या घनत्व तो देखा जाए तो मात्र 3.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में मात्र 3-3.5 लोग या 3.4 लोग, या 2 किलोमीटर में लगभग 7 लोग निवास करते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि कितना दूर तक जगह है और कितना खाली खाली जगह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या है 22, लेकिन आप कई जगहों पर 14 पढ़ रहे होंगे। 14 मुख्य देश हैं, लेकिन कुल देशों की संख्या कितनी है अगर कोई पूछ दे आपसे तो आप उत्तर करेंगे 22। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखेंगे, और इन तथ्यों को आप लोग नोट करेंगे, और इन तथ्यों को आप लोग एक एक करके बाई फिगर देखते भी चलेंगे मेरे साथ। लिखा गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा है। किससे घिरा है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से। ऑस्ट्रेलिया एशिया से समुद्रों के कारण विभाजित है। ऑस्ट्रेलिया की तटरेखा 34,218 किलोमीटर है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो आप लोगों से पूछा भी जाता है कि मकर रेखा पर स्थित देश के बारे में बताइए, और जब मकर रेखा पूछा जाएगा कि किस देश के मध्य से होकर गुजरती है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, या मकर रेखा किस देश से गुजरती है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। अभी हम लोग 6 प्रांत की बात की है, और उन 6 प्रांत को आप लोग देख सकते हैं। 6 प्रांत को आप लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा व्यवधान आया है, लाइट 1 सेकेंड के लिए गई थी, आ गई तुरंत। LG लाइफ गुड्स, चले यहाँ पर अभी हम लोग पूरे प्रांत को देखे थे। इसमें देखा जाए तो जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उस मकर रेखा को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बीच से बिल्कुल गुजरेगी। आगे लिखा गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता हैं वो देखेंगे हम लोग तो एबल तस्मान है, और कप्तान जेम्स कुक को माना जाता है। किसको किसको माना जाता है? एबल तस्मान को और कप्तान जेम्स कुक को माना जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध कुलगार्डी
और कालगुरली सोने की खान स्थित है। या हम कह सकते हैं कि जो कुलगार्डी है और कुलगार्ली है, कुलगार्डी और कालगुरली है, ये दोनों के दोनों किसके खान है? तो आप कहेंगे कि ये दोनों की दोनों सोने की खान है। और ये दोनों कहां पर स्थित है? तो ये दोनों की दोनों ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। या मैं बताऊं कि अगर इस भाग में कहा जाए कि जो कालगुरली है और कुलगार्डी है ये कहां पर स्थित है, तो ये दोनों यहां पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है खान। तो ये कहां पर पड़ेगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों खान स्थित हैं, जो किसके लिए फेमस है? तो सोने की खान है। ये सोने यहां से निकाले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके बाद जो कुलगार्डी है, कालगुरडी है, ये सोने की खान है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और वहां पर आप लोग जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये जब खान में आप प्रवेश करेंगे तो उसके गेट पे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लिखा गया कुलगार्डी, और यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाया गया है जो पूरा अपना सूट बूट पहना हुआ है, और वहां खान का ये जो चिन्ह होता है ये खान का प्रतीक है, और उसे लेके वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो जगह है ये है कुलगार्डी का। कुलगार्डी ये आपके सामने उसका कुलगार्डी का मेन गेट है। इसमें भी आप लोग देखेंगे तो सोने की खान के काम चल रहे हैं, इस भाग में भी दिखाया गया। आगे लिखा गया कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी, अभी मैं आप लोगों को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है मर्रे, और इसकी लंबाई देखा जाए कितनी है तो इसकी लंबाई है 2508 किलोमीटर। जिसकी सहायक नदी कौन सी है? तो डार्लिंग है, जिसकी लंबाई देखा जाए तो 1472 किलोमीटर है। अब हम लोग इस नदी को जरा इस फिगर में देख लें। आपके सामने इधर वाले फिगर में पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी को दर्शाया गया है, और इसी भाग में आप लोग देखें, या आप लोग मैप, मैं कई बार से चिल्ला रहा हूं तो आप लोग मैप निश्चित रूप से खरीद लिए होंगे। उस मैप में ऑस्ट्रेलिया की जो रिवर है उनको देखिएगा, और उस भाग में आप लोग यहाँ पर पहुंचिए, और यहाँ पर पहुंचिए तो यहाँ पर आपको डार्लिंग रिवर दिखेगी और यहाँ पर मर्रे रिवर दिखेगी, दोनों जाके यहाँ पर गिरेंगी। तो यहाँ भी उसी को जूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है जो ये वाला भाग है ये दिखाया गया है मर्रे रिवर को यहाँ पर, और ये रिवर दिखाई गई है डार्लिंग रिवर को, और ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि मर्रे है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सी नदियां बनाती हैं? तो मर्रे और डार्लिंग दोनों नदियां मिलकर सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के बारे में, जो अभी मैं आप लोगों को बताया भी था कि आयर झील है। तो लिखा गया है कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात कर रहा है तो आयर झील है। और आयर झील को हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको आयर झील मिलेगी, ये आयर झील मिल रही है यहाँ पर, और लेक आयर लिखा गया है। और ये किस प्रांत में स्थित है? तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। या इस तरह से प्रांतों को जो हम लोग बांट रहे थे अभी उसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी एक चिड़िया की तरह, और ये आपका होगा कि उत्तरी अमेरिका सॉरी ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? तो वो हो जाएगी आयर झील। और आयर झील किस प्रांत में स्थित है? तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हम लोग एक झील को देखें, गुलाबी झील को। लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में गुलाबी रंग की हीलर झील वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि इसका रंग गुलाबी क्यों है। यहां ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक झील है जिसका नाम है हीलर, और हीलर झील की ये विशेषता है कि ये हमें गुलाबी दिखती है, और वैज्ञानिक आज तक इसे नहीं बता पाए कि ये इसका गुलाबी रंग है क्यों, और इसमें किसी को जाने से या इसमें घुसने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इसमें घुसना या जाना हानिकारक है, इसमें घुसने से पूर्णतः मना किया गया है, और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, इसका नाम हीलर है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि हीलर झील किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। और प्रश्न बनेगा कि हीलर झील ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। आपसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसे गुलाबी झील कहा जाता है? तो हीलर झील को गुलाबी झील के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा गया है जलसंधियों के बारे में। दो महत्वपूर्ण जलसंधि हैं, या तीन जलसंधियां बहुत महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, तीनों को अभी हम लोग देखेंगे। एक नंबर पे आप लोगों को लिखा गया है कि टारस जलसंधि, और जो टारस जलसंधि ये ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी है इसको अलग करती है, और न्यू गिनी और एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये आप लोग जानते रहिए।
बास जल संधि को देखा जाए तो ये विक्टोरिया को तस्मानिया द्वीप के मध्य स्थित है या इसे अलग करता है। आप यहां पर देख सकते हैं इन जल संधियों को। इसमें आप लोग देखें जल संधियां, तो सबसे पहले आप लोग टारस जल संधि अगर देखें तो टारस जल संधि आपको यहां पर मिलेगी। टारस जल संधि यहां पर मिलेगी, आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ये मिलेगा न्यू पापुआ गिनी आपको मिलेगा। आप लोग इसको देखेंगे मैप में तो आपको मिल जाएगा, न्यू पापुआ गिनी आपको मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया मिलेगी। और यहीं पर ये जो भाग है यहीं पर आपको मिलेगा टारस स्ट्रेट या टारस जल संधि, जो किसको किसको अलग करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करेगा, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को जो पापुआ न्यू गिनी उससे अलग करेगा। और किन दो सागरों को जोड़ेगा, तो ये कोरल सागर को अरापुरा सागर से जोड़ता है, जो अभी हम लोग कोरल सागर और अरापुरा सागर को देखे थे। तो पहला आप लोग टारस जल संधि को समझिएगा, अरापुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ेगा और मुख्य ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करेगा। दूसरी जो जल संधि हम लोग देख रहे थे वो बास जल संधि है, और बास जल संधि को देखा जाए तो ये मुख्य ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है और इंडियन ओशियन को तस्मानिया जो सी है, सागर है तस्मानिया सी, इसको जोड़ती है। मतलब इंडियन ओशियन को और तस्मानिया सागर को जोड़ती है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। एक जल संधि कुक आती है, कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट को देखा जाए तो उत्तरी आयरलैंड को दक्षिणी आयरलैंड से अलग करता है ये कुक जल संधि। तो ये तीन जल संधियां मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इन जल संधियों को आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे लिखा गया डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान को आप लोगों को मैं जलवायु में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर आप लोग समझिएगा कि जो डाउन्स लिखा गया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। ऐसा मत समझ जाइएगा कि ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमियों का देश है इसलिए वहां पर जो मरुस्थल पड़ेंगे वो गर्म ही रहेंगे, जो घास स्थल है वो गर्म ही होंगे, ऐसा मत समझिएगा। क्योंकि ये मकर रेखा के पास पाई जाती है घास, और मकर रेखा से जो भी घास नीचे पाई जाएगी उन सभी घासों को हम लोग शीतोष्ण घास के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड जो मकर रेखा जाती है उससे भी नीचे देश है, और इस प्रकार से जो आपका होगा आंसर, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है और शीतोष्ण घास है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे लिखा गया है पार्कलैंड। जो पार्कलैंड है ये यूकेलिप्टस वृक्षों या यूकेलिप्टस जो ट्री होते हैं, जिसे आप लोग सफेदा भी बोलते हैं, के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान है। एक पॉइंट हम लोग देखें जो कंगारू हैं, उन कंगारुओं के बारे में, तो लिखा गया है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप कहेंगे कंगारू है, जिसकी आबादी यहाँ के निवासियों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मतलब यहाँ पर जितने लोग रहते हैं 3.4 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, उससे भी ज्यादा किसकी आबादी है? कंगारुओं की है। और कंगारू आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने कंगारू दिख रहा है, और कंगारू के पेट में थैली बनी होती है जहां पर अपने बच्चों को ये क्या करेगा, डाल लेता है। जब खतरा भांपता है तो इसके बाद इसी में डाल के बच्चे को लेके अपना भाग जाता है, फरार हो जाता है, दूर चला जाता है। तो ये आपको कंगारू दिख रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आगे लिखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन व्यवसाय के रूप में किया जाता है। मेरिनो भेड़ विश्व प्रसिद्ध भेड़ नस्ल है, इसी कारण से सुनहरी ऊन का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ष में पैदा हुई ऊन से स्कार्फ बुना जाए तो वह इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे विश्व को उसमें 100 बार लपेटा जा सकता है। कितने बार? 100 बार लपेटा जा सकता है, इतना ज्यादा ऊन उत्पादित करता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान हमको देखना है, डिजर्ट देखना है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान देखना, और पांचों रेगिस्तानों से बहुत प्रश्न आप लोगों से बनते हैं, और यहाँ पर मैं 6 रेगिस्तान आप लोगों को क्लियर करूंगा। अभी आप लोगों को रेगिस्तान बताया था, लेकिन मुख्य रूप से 3 रेगिस्तानों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, और यहाँ पर लिखा गया है कि तनामी डिजर्ट। इससे नीचे हम लोग आएंगे तो विक्टोरिया डिजर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब एक एक डिजर्ट को हम लोग देखते हैं कि कहां पर स्थित है और उसका विशेषता है। एक नंबर पे आप लोगों को लिखा गया है कि द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट लिखा गया है। और देखा जाए कि इसकी क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं कि 3,38,000 वर्ग किलोमीटर है। स्थिति एवं विस्तार देखा जाए तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के
दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में काफी दूर तक फैला है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से हम लोग, ये जो भाग है यहीं से हम लोग डिवाइड करते हैं इधर की तरफ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इससे नीचे इस भाग को हम लोग दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है इस भाग को हम लोग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं और लिखा गया है कि यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग होगा क्योंकि आप लोग बीच वाला भाग देखेंगे तो यहाँ होगा, और उत्तरी पूर्वी भाग ये होगा, तो दक्षिणी पूर्वी भाग आपका ये हो जाएगा, ये इतना भाग। और देखा जाए कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो पश्चिमी भागों में, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया उसके किस भाग में है, तो पश्चिमी भागों में ये रेगिस्तान विस्तृत है। तो आपसे पूछा जाएगा कि द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के किन प्रांतों में विस्तृत है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया दोनों में विस्तृत है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्व में है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो पश्चिमी भागों में विस्तृत है। मेरा मानना है कि आप लोग इस द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट के बारे में इतना में आप लोग समझ जाएंगे कि ये कहां पर स्थित है और किस देश का ये रेगिस्तान है। दूसरे नंबर पे हम लोग देखें, लिखा गया है कि द ग्रेट सैंडी डिजर्ट। द ग्रेट सैंडी डिजर्ट को देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है। स्थिति एवं विस्तार देखा जाए तो यह रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। इस रेगिस्तान में ही जो रॉकी पर्वत है और पिलेबरा है और किम्बरले है पर्वत श्रृंखलाएं के मध्य का समतल क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो भाग है इसे देखा जाए तो कहां पर स्थित है, इन भागों में स्थित है। या हम कह सकते हैं कि उत्तरी भाग में स्थित है, किसके, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के। और कुछ भाग इसका चला जाता है किस भाग में, तो जो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है उस टेरिटरी में चला जाएगा थोड़ा सा भाग। तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं और तीसरे नंबर पे जो डिजर्ट दिया गया है कि छोटा डिजर्ट है, ये सिम्पसन रेगिस्तान, जो सिम्पसन डिजर्ट है, इसको देखा जाए तो ये है आपका, देखा जाए कि कितना बड़ा है, तो ये 1,70,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और इसका स्थिति एवं विस्तार देखा जाए तो ये सिम्पसन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है। या यहाँ पर हम लोग देखें तो ये सर्वाधिक 3 प्रांतों में विस्तृत है, या हम कह सकते हैं टेरिटरी में भी विस्तृत है, क्वींसलैंड में भी विस्तृत है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी विस्तृत है। 3 जगहों पर सिम्पसन रेगिस्तान विस्तृत है। इसके बाद हम लोग गिब्सन डिजर्ट को देखें। गिब्सन डिजर्ट को देखा जाए तो ये 1,56,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और स्थिति एवं विस्तार देखा जाए तो यह द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान और द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान के बीच में स्थित है। और इस भाग में यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। आगे आप लोगों को मिला स्टुअर्ट पथरीला रेगिस्तान। तो जो स्टुअर्ट पथरीला रेगिस्तान है ये मुख्य रेगिस्तानों के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये भी एक तरह की रेगिस्तान ही माना जाता है। यहाँ पर पत्थरों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर में। स्थिति एवं विस्तार देखा जाए तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। स्टुअर्ट पथरीला रेगिस्तान विस्तृत गिब्बर समतलीय क्षेत्र, लाल मिट्टी तथा रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको मिल रहा है स्टुअर्ट पथरीला रेगिस्तान। आगे हम लोग देखें छठे नंबर पे ये पथरीला वाले को रेगिस्तान कुछ लोग नहीं मानते, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन न होइएगा, लेकिन सभी को आप लोग जानते रहिए। यहाँ पर लिखा गया है तनामी को, तो तनामी आप लोगों को लिखा गया 37,500 वर्ग किलोमीटर में। स्थिति एवं विस्तार देखा जाए तो तनामी रेगिस्तान द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। यह बहुत छोटे कद के लाल रंग के जो कंगारू होते हैं, जिनकी प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर है, बड़ी संख्या में मौजूद है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तनामी रेगिस्तान को, तनामी डिजर्ट को। अब नोट आप लोगों को थोड़ा सा कर लेने हैं, जो मैं बहुत देर से आप लोगों को बता भी रहा हूं। यहाँ लिखा गया है कि इन्हीं मरुस्थलों के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को 5 मरुस्थलों की भूमि कहते हैं। 5 मरुस्थलों की जो भूमि है वो किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के। और 5 मुख्य भूमि आप लोग देखें। एक जो आप लोग 3,000 वर्ग किलोमीटर में देख रहे थे वो पथरीला डिजर्ट है, उसे कुछ लोग डिजर्ट के अंतर्गत नहीं रखते हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन ना होइएगा। आगे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ को देखते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ से आप लोग देखते ही हैं कि बहुत बार प्रश्न आप लोगों से बने हैं ग्रेट बैरियर रीफ से।
यह देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र 9 अंश से 22 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 9 अंश से 22 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य में बनी प्रवाल या मूंगे की बनी अवरोधिका या चट्टान है। इस प्रवाल की लंबाई 1920 किमी या 1920 किलोमीटर है, या मील भी आप लोगों को देता है तो मील 1200 होता है, और 1200 मील को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1920 या हम कह सकते हैं कि लगभग 1937-38 के लगभग आएगा। तो 1920 किलोमीटर या लगभग 2000 किलोमीटर भी कहीं कहीं आप लोगों से मिलेगा। तो परेशान आप लोग ना होइएगा। जो ग्रेट बैरियर रीफ है लगभग 2000 किलोमीटर या एग्जैक्ट लंबाई की बात करेगा तो 1920 किलोमीटर, और बहुत जगह 2300 कुछ किलोमीटर भी लिखा गया है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। मील 1200 है और 1200 मील को आप देखेंगे तो आपका 1920 किलोमीटर। जैसे ज्योग्राफी के लिए सबसे एथेंटिक बुक जो मानी जाती है वो शविंदर सिंह सर को मानी जाती है, और उनके में जाके आप लोग देखेंगे तो आपको 1920 किलोमीटर साफ साफ मिलेगा और 1200 मील मिलेगा। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 1920 किलोमीटर और 1200 मील है। और संपूर्ण क्षेत्रफल देखा जाए तो 3,44,400 वर्ग किलोमीटर है। अब इसे हम लोग देख लेते हैं इस छोटे से फिगर में। इसको मैं जूम पहले कर देता हूं, फिर आप लोगों को दिखाता हूं। ये जो भाग हम लोग देखेंगे, वैसे मैं ग्रेट बैरियर रीफ आप लोगों को दिखा चुका हूं। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये किस सागर में स्थित है? तो ये कोरल सागर में स्थित है, जो किसके तट के सहारे है? तो आप कहेंगे कि क्वींसलैंड तट के सहारे है। क्वींसलैंड के तट के सहारे, जो क्वींसलैंड है उसके उत्तरी पूर्वी भागों में ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जो 1920 किलोमीटर 9 से लेकर 22 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है, और कोरल सागर का के अंतर्गत ये आती है, या प्रशांत महासागर भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यह हम कह सकते हैं कि जहां पर मूंगे निर्मित चट्टान पाए जाते हैं और जहां पर मूंगे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या ग्रेट बैरियर रीफ देखा जाए तो दुनिया का सर्वाधिक जैव विविधता रखने वाला स्थान है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 4800 जीव जंतुओं और वनस्पतियों के भाग पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर इतनी प्रजातियों के भाग कहीं नहीं पाए जाते हैं। उसमें भी 2300 प्रजातियों और जीव जंतुओं के का नामकरण वैज्ञानिक कर पाए हैं, बाकी का नामकरण भी नहीं कर पाए। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, या पृथ्वी के पूरे भागों में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। अगर आपको कभी भी प्रवाल द्वीप दे या कुछ इस तरह से आपको ग्रेट बैरियर रीफ दे दे, तो जो आप लोग हम लोग देखते हैं कि जो वर्षा वन है या विषुवतरेखीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल क्षेत्र है, उन पे जैव विविधता उससे भी ज्यादा जैव विविधता होती है। अगर दोनों ऑप्शन दे तो आप लोगों को उत्तर क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, ग्रेट बैरियर रीफ या जो प्रवाल जहां पर मूंगे होते हैं वहां पर आपको करने हैं। अगर ये आपको ना दे तब आप विषुवतरेखीय या जो इक्वेटोरियल क्षेत्र है वहां की जैव विविधता की बात की करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखें स्टार फिश है और फिश है और टर्टल आपको दिखेगा, मतलब सब चीजें आपको, ऑक्टोपस दिखेगा, बहुत से जीव जंतु, छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां, वनस्पतियां आप लोगों को इन भागों में दिखाई देगा। लेकिन बड़े प्रदूषण के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनका धीरे धीरे अब क्षरण हो रहा है, जिसे हम लोग देखें तो इनकी मृत्यु होने की वजह से धीरे धीरे सफेद भी होते चले जा रहे हैं। मूंगे की बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु हो रही है, जिसे कोरल बिरंजन के नाम से या प्रवाल बिरंजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखें, लिखा गया है कि दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। न्यूजीलैंड पशुपालन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ प्रति वर्ग किमी घनत्व तथा प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या विश्व में अधिकतम है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है। विश्व का सर्वाधिक सीसा उत्पादित करने वाला देश भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को खेल की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की 70% जनसंख्या हर हफ्ते किसी न किसी खेल में भाग लेती है। आगे लिखा गया कि ऑस्ट्रेलिया के लोग हर साल औसतन 96 लीटर बियर घटक जाते हैं। अकेले ऑस्ट्रेलिया द्वारा हर साल 1.35 खरब शराब की बोतलें बनाई जाती है। मतलब सर्वाधिक बियर कहां पर पिए जाते हैं? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और एक व्यक्ति कम से कम अपने एक साल में कितना पी जाता है बियर? 96 लीटर बियर पी जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पीते होंगे। ऑस्ट्रेलिया में ही दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पाया गया था। यह लगभग 340 करोड़ साल पुराना है। यह एकमात्र ऐसा, यहां ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न कई बार आप लोगों से पूछे गए।
यह एकमात्र महाद्वीप है जहां एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। एक भी सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप में नहीं पाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए लिखा गया है कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लाइट डाटा, जो फ्लाइट में डाटा होता है अभी मैं दिखाऊंगा, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स का आविष्कार मेलबॉर्न में हुआ था। इसे डेविड वारेन ने एरोनॉटिकल रिसर्च लेबोरेटरी में 1958 में बनाया था। दरअसल वारेन के पापा की मौत एक प्लेन क्रैश में ही हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्लेन के आखिरी वक्त की जानकारी सामने लाने के लिए ब्लैक बॉक्स बनाने का फैसला किया था। थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि कभी कभी ब्लैक बॉक्स बहुत चर्चित हो जाता है जब कोई वायुयान या विमान या एरोप्लेन गायब हो जाती है। हम लोग देखें कि जो एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जो नेटवर्क मिल रहे हैं, एरोप्लेन किधर की तरफ जा रही है, एरोप्लेन में किस कमियों के कारण ये हादसा हुआ, और उसमें जो लोग चल फिर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड होता है, कैमरे लगे होते हैं और एक चिप लगी होती है और एक यंत्र बनाया जाता है, उसी में सब रखा जाता है, पूरा रिकॉर्डर। और ब्लैक बॉक्स, ये आपको जो दिख रहा है, ये ब्लैक बॉक्स होता है जो कभी भी किसी भी एरोप्लेन के बिल्कुल पिछले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि जब भी एरोप्लेन क्रैश होती है तो वो आगे वाला भाग जल्दी क्रैश होता है, पीछे वाला भाग हमेशा बचा रहता है, बहुत कम संभावना रहती है। अगर क्रैश हो भी जाए तो ये जो ब्लैक बॉक्स आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि 25 आवर्स का ये डाटा रिकॉर्ड करके रखेगा, तो ये रिकॉर्ड करके जब रखता है, और ये ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है, ऐसे मेटल से बनाया जाता है कि चाहे जितना तापमान इसका हो जाए, चाहे जितना अधिक हो जाए, चाहे जितना कम हो जाए, चाहे पानी में गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और इसमें पूरा का पूरा मैटर जमा रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। बाद में इसे जब क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे वैज्ञानिक खोजते हैं, इस ब्लैक बॉक्स को, और इसी में पूरी सूचना भरी रहती है कि कैसे ये एरोप्लेन क्रैश किया है, और उसी से ये लोग जानकारी जुटाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स की सबसे पहली बार आविष्कार ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। और ब्लैक बॉक्स से होता क्या है, तो एरोप्लेन के जितने भी गतिविधियां उनको रिकॉर्ड किए जाते हैं। द ब्लैक बॉक्स ऑफ MH-37, आप लोग जानते हैं कि 37 जो 37 मतलब 370 या 370 जो MH-370 है, ये गायब हो गया था, मलेशिया की एक विमान थी, उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम लोग देखिए लिखा गया है कि पूरी दुनिया में बिजली के सबसे ज्यादा दाम ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब सबसे ज्यादा बिजली का जो दाम लिया जाता है वो कहां पर लिया जाता है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ के कानून इतने जबरदस्त हैं कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में केवल लाइसेंस प्राप्त मिस्त्री ही बल्ब बदल सकता है। मतलब अगर किसी घर का बल्ब भी फ्यूज हो गया है, तो बल्ब फ्यूज हो गया है तो उसको बदलने के लिए जो लाइसेंस प्राप्त मिस्त्री हैं उनको बुलाया जाता है और वही चेंज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर में फ्यूज हो गया तो आप चोरी से लाओ और उसको लगा दो। अगर पता चल गया तो आपके ऊपर एक अपराध दर्ज किया जाएगा कि आपने अपराध किया। इसलिए बल्ब बदलने के लिए भी लाइसेंस प्राप्त जो मिस्त्री होते हैं वो आने चाहिए और वही बिजली के बल्ब को भी बदलते हैं। आगे लिखा गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अभी हम लोग पहले फिगर में देखे थे, जिसकी लंबाई देखी जाए तो 3600 किलोमीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर देखा जाए तो कोसिस्को माउंटेन है, और इसकी ऊंचाई देखी जाए तो ये 3000 इसकी ऊंचाई फीट में दिया गया है 7310, और मीटर में देखा जाए तो 2228 मीटर है। और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी देखा जाए तो माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई है 3724 मीटर। यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा भाग किसके अंतर्गत आता है, तो यही भाग आपका होता है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो अब कहेंगे कोसिस्को, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। और न्यूजीलैंड की देखी जाए तो माउंट कुक हो जाएगी। आगे लिखा गया ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहा जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको क्लियर रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, एबोरिजिन्स कहा जाता है। जिकारू भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है। जहां पर भेड़ पालन काम चलता है उसे वहां पर काम करने वाले मजदूरों को जिकारू कहा जाता है। और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड का जो मूल निवासी है उसे माओरी, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिन्स कहा जाता है।
आप पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कहां से कहां के बीच में है, तो ये पर्थ से सिडनी के बीच में है और इसकी लंबाई देखा जाए तो 4352 किलोमीटर है। इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहते हैं और ट्रांस मैं बता चुका हूं, ट्रांस को हिंदी में परा कहते हैं। किसी भी महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने को हम लोग ट्रांस रेलवे के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें कि ये सिडनी है, पूर्वी स्टेशन इसका सिडनी है और पश्चिमी स्टेशन इसका पर्थ है। और जो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है उसे देखा जाए तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो सिडनी को किससे जोड़ेगा, पर्थ से जोड़ेगा। या सिडनी पर्थ जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और सिडनी को देखा जाए तो ये किसकी राजधानी है, तो ये न्यू साउथ वेल्स की है। न्यू साउथ वेल्स को किससे जोड़ दिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से जो जोड़ेगी रेलवे लाइन उसे हम लोग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग या ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट हम लोग देखें, लिखा गया है कीवी। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको ध्यान देना है। पक्षी की बात हो रही है और न्यूजीलैंड की, इसीलिए न्यूजीलैंड की जो टीम है उसे कीवियों की टीम बोली जाती है और कीवी बहुत अधिक मात्रा में न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, कीवी पक्षी। ये जो पक्षी आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस पक्षी का नाम है कीवी। लेकिन कीवी एक खाने वाला फल भी होता है जो आप लोग जानते हैं कि प्लेटलेट्स जब घटता है तो उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कीवी एक फल भी है जो डेंगू होने या खून के प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। कीवी के फल आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो 25-30 रुपए के एक फल आते हैं। किसी भी आप फल के दुकान पे चले जाइएगा, कहिएगा भैया एक कीवी फल दे दो। कीवी फल खाना चाहिए, कम से कम महीने में 2 बार तो खाना ही चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स आपके क्या रहेंगे, वो मेंटेन रहते हैं। और कीवी फल भी एक प्रकार का होता है। इस प्रकार से देखें तो हमारा ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक छोटा सा महाद्वीप हम लोगों का बच गया है जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप या अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। और उस अंटार्कटिका महाद्वीप को भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उस अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।